हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था का भी अध्ययन स्टार्ट कर दिया है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक्ट पारित किए गए थे उनको हम लोग पढ़ रहे थे। और पहली क्लास में हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट 1874 तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना क्योंकि पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 1786 का एक्ट यहाँ पर इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसमें एक ही चीज है जो आप लोगों के लिए जानने लायक है, वो ये है कि इस 1786 के एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान कर दी गई। और ये शक्ति सर्वप्रथम किसको मिली थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको ही प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई इस 1786 के एक्ट के माध्यम से। और जब ये शक्ति प्रदान की गई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले ये शक्ति किसको मिली? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये नाम आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें देखो सबसे पहले प्रावधान ये किया गया कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी जब स्थापित की गई थी तो 15-15 वर्षों के लिए उसको अनुमति दी जाती थी कि आप भारत से अब 15 वर्षों के लिए व्यापार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उसको बार बार बढ़ाया जाता था। तो इस बार 1813 में क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार पत्र को सीधा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। दूसरा क्या काम किया गया कि कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया? लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और क्या किया गया? कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, अब यहाँ पर और भी लोग आकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चीन के साथ जो व्यापार होगा और जो चाय का व्यापार होगा उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार बना रहेगा। ठीक है, तीसरी जो इस एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, और चौथी जो चीज थी वो ये थी कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान इस 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया। तो 4 चीजें की गई। कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई? तो 1813 का चार्टर एक्ट। और किस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। 4 चीजें हुई। बहुत बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं था। तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे या फिर अन्य किसी भी एक्ट से देखने को मिल सकते हैं। अब देखो
हम लोग बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। ठीक है, केंद्रीयकरण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि संपूर्ण सत्ता का केंद्रीयकरण करना। ठीक है, तो इस केंद्रीयकरण में सबसे पहले क्या किया गया कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे क्या किया गया, उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि अब पूरे भारत के कामकाज को ये भारत का गवर्नर जनरल देखेगा। अब देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है आपको। उसके बाद देखो क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल की, उसमें कानूनी सदस्य की भी नियुक्ति की गई। ठीक है, और मैकाले को सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, और मैकाले जो था वो सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति बनाए। और हम लोग बात कर रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। बाद बाकी इसमें क्या किया गया, जो भी सरकारी नियुक्तियां होनी थी उसमें योग्यता संबंधी मानदंड अपनाए गए। ठीक है, कैसे? योग्यता संबंधी। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक तो अंग्रेज लगातार भेदभाव कर रहे थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब अगर कोई भी नियुक्ति होगी तो इसमें व्यक्ति की योग्यता को देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि ये व्यक्ति अंग्रेजी है या फिर भारतीय। ठीक है, तो एक चीज ये की गई। तो अब यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। उसके बाद किस अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों में योग्यता संबंधी मापदंड अपनाए गए? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये बनता है कि किस एक्ट के द्वारा, और शायद ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कि किस एक्ट के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो ये हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे देखो सारे क्वेश्चन याद रहते हैं, जैसे ही कोई भी लाइन मेरे सामने आती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो 1833 के चार्टर एक्ट में और क्या क्या किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो पूर्णतः समाप्त करके, और कंपनी का बस अब एक ही काम निर्धारित कर दिया कि अब आप केवल भारत पर शासन करेंगे, व्यापार कोई और कर लेगा। यानी कि जो और अंग्रेजी कंपनियां होंगी और जो भी अंग्रेजी अन्य व्यापारी होंगे वो यहाँ पर अपना व्यापार कर लेंगे कि, और जो कंपनी होगी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो सिर्फ अब भारत पर शासन ही करेगी। बाद बाकी देखो इसमें क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहले विधि आयोग का जो गठन था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है,
बाद बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि आयोग का गठन किया गया, और जो विधि आयोग भारत का पहला विधि आयोग था उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। और भारत में अगर हम दास प्रथा की गैर कानूनी घोषित करने की बात करें तो ये भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। उसके बाद देखो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे राजस्व संबंधी सारे अधिकार दिए गए, और उसे ये शक्ति दी गई कि आप संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें कितने फैक्ट बन गए? किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखो किस एक्ट के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मैकाले। किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो भी 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद देखो गवर्नर जनरल को ये गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार किस एक्ट के द्वारा प्रदान किए गए? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, बाद बाकी ये ध्यान रखना कि इसको संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखो 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस इन एक्ट्स में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको प्योरली रटना है, और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देखें तो इसमें क्या किया गया कि जो विधायी शक्तियां थीं उनको कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, और क्या किया गया? भारतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो दो फैक्ट यहां से मिल गए आपको कि किस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। तो 1853 का चार्टर एक्ट। भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1853 का चार्टर एक्ट। बाद बाकी इस एक्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो प्रतियोगिता होती थी उसका भी शुभारंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि अब सिविल सर्विस में अगर आपको चयनित होना है तो एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और आपको उसमें पास होना पड़ेगा। तो इतने प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किए गए थे। ठीक है, बाद बाकी आप ये विधायी शक्तियां और कार्यपालिका की शक्तियां को तो थोड़ा समझते होंगे। विधायी मतलब जैसे कोई कानून बनाए, ठीक है, और कार्यपालिका मतलब कोई कानून को लागू करे। ठीक है, तो इन शक्तियों को पृथक पृथक कर दिया। उसके बाद देखो ये सारे जो अधिनियम थे ये तब थे जब भारत में सीधा सीधा शासन किसका था? कंपनी का। उसके बाद आपको पता है 1857 की क्रांति होती है, और फिर भारत की जो शासन की बागडोर होती है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चली जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले 1858 की बात करें तो ये 1857 की क्रांति के बाद पारित पहला अधिनियम था। तो इसमें सबसे पहले तो यही प्रावधान किया गया कि भारत का शासन अब कंपनी ना संभाल के सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। बाद बाकी इसमें एक और बड़ी चीज हुई कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और भारत के जो प्रथम वायसराय बने वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो तीन चीजें हो गई, आपको ध्यान रखना। एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का
गवर्नर और जनरल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, यही बन गया भारत का गवर्नर जनरल। और 1858 में क्या हुआ कि ये बन गया भारत का वायसराय। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोग याद रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले था बंगाल का गवर्नर, ये ध्यान रखना। वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर इसी को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसका पदनाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इस चीज को मैंने इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोग इन तीनों नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब आपको सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि ब्रिटिश शासन, सॉरी, जो भारत का शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। और जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का जो पहला वायसराय था वो बना लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद एक चीज और की गई कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक नए पद का सृजन किया गया जो था भारत का राज्य सचिव। और इस पद की यानी कि भारत के राज्य सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। और इस एक्ट के द्वारा एक चीज और की गई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था या जो नियंत्रण बोर्ड होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो निदेशक बोर्ड होता था उसको समाप्त कर दिया। और जो मुगल सम्राट का पद होता था उसको भी समाप्त कर दिया क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो बहादुर शाह द्वितीय था उसको रंगून निर्वासित कर दिया और मुगल सत्ता को पूरी तरीके से भारत में समाप्त कर दिया गया था। तो इस एक्ट में ये भी लिख दिया गया कि अब कोई मुगल सम्राट का पद नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो 1858 के एक्ट के तहत भारत के शासन को सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। उसके बाद किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के द्वारा एक नए पद यानी भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। बाद बाकी ये देख लेना आप लोग कि जो निदेशक बोर्ड होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद देखो 1861 का भारत परिषद अधिनियम को हम लोग देख लें तो इसमें क्या क्या किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो यही थी कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था आज आप लोग देखते हैं उसकी नींव इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा रखी गई थी। और इसमें क्या किया गया कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। एक तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। बाद बाकी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था किस अधिनियम में स्टार्ट की गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। बाद बाकी 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इसमें एक चीज और की गई कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसको विधायी शक्तियां देकर पुनः बंगाल से अलग कर दिया गया, यानी कि उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था कि बंगाल के अंतर्गत ही मद्रास और मुंबई को शामिल कर दिया गया था। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को
विधायी शक्तियां देकर पुनः विकेंद्रीकृत कर दिया गया। और अब देखो कानून बनाने की प्रक्रिया में यहाँ पर भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था जो की गई थी, तो इसके तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। और वो कौन थे? एक थे बनारस के राजा, ठीक है, दूसरे कौन थे? दूसरे थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को विधान परिषद में किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में शामिल किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो जो विभागीय पद्धति आजकल आप लोग देखते हैं हर मंत्रालय वगैरह में, तो आप लोग ऐसे समझिए कि विभागीय पद्धति भी इसी एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की भी शक्ति इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दी गई। और भारत में पहली बार समविभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी 1861 के अधिनियम के द्वारा शुरू हुई। तो विभागीय पद्धति, समविभागीय प्रणाली, ये किससे शुरू हुई? इन दोनों पर आप नजर बनाना। दूसरा ये कि वायसराय को आवश्यक नियम और एवं आदेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, आपको रटनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखो 1852 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इसमें क्या किया गया कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, ठीक है, इनमें क्या किया गया कि इनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये की गई कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस एक्ट में ये प्रावधान है कि भारतीय सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हैं या फिर इस संदर्भ में सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। और इस अधिनियम में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ कर दिया गया भारत में। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। एक चीज ये हो गई, भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली और सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इतनी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको प्रॉपर वही चीज पे मार्क कर देता हूं जो कि प्रश्न में पूछा जाएगा। तो इसको अभी हम लोग अगले पार्ट में और थोड़ा सा कवर करेंगे, ये बचा हुआ है क्योंकि इसके बाद देखेंगे तो 1909 का अधिनियम देखेंगे, उसके बाद 1919 का देखेंगे, फिर 1935 का देखेंगे और फिर लास्ट 1947 का जो एक्ट है उसको देखेंगे। बाद बाकी अंतरिम मंत्रिमंडल और जो फाइनल मंत्रिमंडल होगा उसमें कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से व्यक्ति थे, इसको देख लेंगे। तो उसके बाद आपका ये वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।